हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रजत खंडेलवाल, स्कूल व्याख्याता इतिहास से। दोस्तों, अपन स्कूल मैनेजमेंट कर रहे थे और उसकी क्लास लगभग मैं मानता हूँ कि 14 क्लास अपनी हो चुकी थी, है ना। आज ये अपनी जो है 15 क्लास है। उस टॉपिक का नाम है, आप देख रहे होंगे कि संस्थागत नियोजन। ये अपना आज का टॉपिक रहेगा। और अब धीरे धीरे आप देख भी रहे होंगे कि अब कंप्लीटली जो अपनी मैनेजमेंट भी करीब अगर मैं मानता हूँ तो 19 क्लास के अंदर अपनी जो स्कूल मैनेजमेंट ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। अब हमारे चैनल पे आप देख भी रहे हो कि सारी मैथ की क्लास चल रही है, साइंस की क्लासें भी चल रही है, करंट की भी चल रही है। लगभग अगर मैं मानता हूँ स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो कंप्लीटली एक हिंदी और रीजनिंग को छोड़कर हम सारा यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से करवाने वाले। तो दोस्तों बने रहिए। स्कूल व्याख्याता का जो फर्स्ट ग्रेड जो फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनको अधिक से अधिक लोगों तक इसको फॉरवर्ड करते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है संस्थागत नियोजन, और उसके बारे में अपन पूरा एक बार पढ़ने का प्रयास अच्छे से अपन करते हैं। देखो, टॉपिक दिख ही रहा होगा आपको, संस्थागत नियोजन। स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र, स्कूल मैनेजमेंट है, इसका कौन सा टॉपिक है अपना? ये इस संस्थागत नियोजन कौन सा टॉपिक है? 15वां टॉपिक है। 15 नंबर का ये टॉपिक अपने सामने ये है। अब दोस्तों देखेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं, हाँ, संस्थागत नियोजन होता क्या है। दोस्तों अपन क्योंकि ये स्कूल मैनेजमेंट के हिसाब से पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपन को व्याख्याता बनकर स्कूल के अंदर जाना है, तो आपको कैसे संस्था को आपको चलाना है, कैसे नियोजन चलाना है, ठीक है, कैसे वहाँ के उद्देश्यों की पूर्ति आपको करनी है, और जो अपने पास संसाधन है उनको यूज करके आपको कैसे एक अच्छे मैनेजमेंट करके आपको उस संस्था को आपको चलाना है, और जो जो समस्या आ रही है उस संस्था के अंदर वो सारी समस्या को आपको सोल्व करके एक अच्छे भावी कार्यक्रम के तहत, एक अच्छी योजना के तहत आप उस संस्था को आराम से चला सकते हो। दोस्तों यही है संस्थागत नियोजन। अगर मैं सिंपल रूप में बात करूं, अगर आपको, आप प्रिंसिपल हो किसी भी संस्था के, प्रिंसिपल हो आप, और प्रिंसिपल अगर, तो आपको अगर वहां का प्रिंसिपल बनाते हैं संस्था का, आप कैसे उस संस्था को कैसे आप चलाओगे, ये सारा कंप्लीटली संस्थागत नियोजन के अंदर आते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी संस्था प्रधान जब बनता है तो उसकी जो भी हम देखते हैं उद्देश्यों की पूर्ति करनी है, जिस संस्था की उद्देश्यों की पूर्ति करनी है, उद्देश्यों की पूर्ति करनी है, उद्देश्यों की पूर्ति करनी है, साथ में नियोजन करके, क्या करके, नियोज प्लानिंग करके, क्या करके, प्लानिंग करके नियोजन की पूर्ति करनी है। और हम देखेंगे उद्देश्य, जो उद्देश्य की पूर्ति तो करनी है, साथ में देखेंगे समस्याओं का समाधान करते हुए सारी चीजें आपको करनी है। तो यही आप देखोगे समाधान, जो ये समाधान करना समस्याओं का, समस्याओं का समाधान करते हुए आपको एक संस्थागत, जो कि जो भी है, अगर मैं बात उसी क्या बोलते हैं, संस्थागत नियोजन आपको कहते हैं। तो दोस्तों हम देखेंगे एक सिंपल रूप में अगर मैं बताऊं तो विद्यालय की जो योजना बनती है, विद्यालय प्लस इसकी जो योजना बनती है भविष्य के अंदर, वही आप देखोगे कि एक प्रकार से क्या कहलाता है, संस्थागत नियोजन आपको ये कहलाती है। अब थोड़ा सा अपन थ्योरी पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, जब किसी संस्था के उद्देश्य की पूर्ति, किसकी पूर्ति, उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, हेतु नियोजन यह देखकर किया जाता है, यह देखकर किया जाए कि समस्याओं का समाधान भी हो सके, क्या हो सके, कि समस्याओं का समाधान भी हो सके, उसी क्या बोलते हैं, संस्थागत नियोजन कहते हैं। विद्यालय प्लस योजना बनाए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, संस्थागत योजना कहते हैं। यानी कहने का मतलब अगर कोई संस्था प्रधान योजना बनाता है उस विद्यालय में क्या क्या समस्या है, ठीक है, उसकी उद्देश्य की पूर्ति कैसे की जा सकती है, ये सारा कंप्लीटली अगर मैं बताऊं तो इसको क्या बोलते हैं, संस्थागत नियोजन या संस्थागत योजना इसको कहते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि इसकी कुछ परिभाषा दे रखी है, और परिभाषा सबसे पहले बताएंगे जॉन मिलेट, किसकी परिभाषा है, जॉन मिलेट की परिभाषा। क्या योजना है, क्या है इसकी योजना, भावी कार्यक्रम की बुद्धिमत्तापूर्ण तैयारी है। क्या क्या है कि योजना है वो भावी कार्यक्रम में क्या है, जो बुद्धिमत्तापूर्ण तैयारी है। ये किसने कहा है, जॉन मिलेट की ये परिभाषा है। क्या परिभाषा है, योजना भावी कार्यक्रम की बुद्धिमत्तापूर्ण तैयारी है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है प्रोमेसी की परिभाषा। वो किसकी है, कि संस्थागत नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधक, ठीक है, प्रबंधक यानी एक प्रकार से मानूंगा मैं इसको संस्था प्रधान को, प्रबंधक वही होता है संस्था प्रधान, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए और उद्देश्य की जो है पूर्ति है वो विकल्प क्या करता है, खोजता है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर मान लो कोई स्कूल है, जिस स्कूल के अंदर संस्था प्रधान होता है, जो भी प्रबंधक होता है, ठीक है, वो क्या करता है, जो भी संसाधन है, जो भी उसके पास संसाधन है, और संसाधन भी कौन से, जो आप सीमित संसाधन जो भी इसके पास दे रखा है, संसाधन दे रखे हैं, उन संसाधनों को प्रयोग करते हुए, उपयोग करते हुए अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर लेता है। अपने उद्देश्यों की आप देखोगे
प्राप्ति कर लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम देखेंगे संस्थागत नियोजन कहते हैं। ये किसने कहा है, प्रो मेसी ने ये बात कही है, और कहते हैं कि करते उद्देश्यों की विकल्प क्या करता है, खोजता है। तीसरी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, फ्रैंकलिन ने कहा है कि संस्थागत नियोजन शिक्षा सुधार की यात्रा में भी एक मील का पत्थर। किसने कहा है, फ्रैंकलिन ने। किसने कहा है ये बात कि संस्थागत नियोजन है वह शिक्षा सुधार में की यात्रा में भी एक मील का पत्थर है। किसने कहा है, ये फ्रैंकलिन ने। तो दोस्तों एक बार वापस से देखते हैं अपन। देखो सबसे पहले यही है कि संस्थागत नियोजन होता क्या है। आप देखोगे कोई भी संस्था आपको चलानी है, मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा, और भी है वो संस्था होती है, लेकिन अगर मैं, क्योंकि अपन स्कूल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो सिंपल भाषा में बताऊंगा कि अगर कोई भी संस्था आपको चलानी है या इसका नियोजन करना है, उसकी प्लानिंग करनी हो, तो सारा आप देखोगे कि उसकी लक्ष्य की प्राप्ति भी करनी है, जो संसाधन आप अपने पास दे रखा है स्कूल के अंदर उसका भी प्रयोग आपको करना है, ठीक है। टीचरों की समस्या को भी जानना है, ठीक है। पानी की टंकी, अब पानी अगर आप देखोगे कि इसमें है ही नहीं पानी, उसकी व्यवस्था भी आपको करनी है, टेबल कुर्सी की व्यवस्था भी आपको करनी है, ठीक है। शैक्षिक क्रिया है उसकी व्यवस्था भी आपको करनी है, सह शैक्षिक क्रिया है उसकी व्यवस्था भी आपको करनी है, भौतिक वस्तु है उनकी व्यवस्था भी आपको करनी है। तो दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि स्कूल के अंदर जो जो समस्या है, जो जो आपकी परेशानी है, अगर उन परेशानी को साधते हुए साथ साथ आप उन जो निम्न जो संसाधन आपके पास दे रखे हैं और उससे भी अगर आप आपके उद्देश्यों की प्राप्ति कर लेते हो, तो एक प्रकार से आप एक अच्छे लीडर भी कहलाओगे, एक नेतृत्वकर्ता भी कहलाओगे, और एक आप देखोगे कि संस्थागत नियोजन की राह भी आप चलते हुए नजर आओगे। दोस्तों यही है, साफ लिखा हो, जबकि संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नियोजन यह देखकर किया जाए कि समस्याओं का समाधान भी क्या हो सके, समस्या का जो समाधान है वो भी क्या हो सके, वही संस्थागत नियोजन कहलाता है। और जो विद्यालय प्लस योजना जो बनती है, किसके लिए बनती है, संस्थागत योजना। फिर परिभाषा है जॉन मिलेट की, सबसे पहले योजना भावी कार्यक्रम भी क्या है, बुद्धिमत्तापूर्ण तैयारी है। नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद में प्रोमेसी, संस्थागत नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधक उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए उद्देश्य की क्या करता है, विकल्प खोजता रहता है। नेक्स्ट तीसरा है फ्रैंकलिन, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यही है कि संस्थागत नियोजन शिक्षा सुधार की यात्रा में भी एक मील का पत्थर है। अब दोस्तों पढ़ते हैं शिक्षा संस्थागत नियोजन के उद्देश्य क्या क्या होने चाहिए। तो सबसे पहला जो उद्देश्य वो है कि शैक्षिक व्यवस्था का उन्नयन करना। क्या करना, सबसे पहले क्या है, शैक्षिक व्यवस्था का क्या करना, उन्नयन करना। तो कोई भी आप देखोगे संस्था प्रधान होगा, वो उसका एक ही पर्पज रहेगा, क्योंकि उसको नियोजन चलाना है, उसको प्लानिंग करनी है सारी, आगे क्या क्या करना है। तो उसकी पहली जो प्रायोगिकता क्या होगी कि कैसे शैक्षिक व्यवस्था क्या रहे, कैसे रहे, उन्नयन रहे, कैसे जो शैक्षिक जो व्यवस्था है वो अधिक से अधिक आप देखोगे कि उच्चतम रहे, अच्छी रहे और उसका उन्नयन होता रहे। तो कहने का मतलब पहली विशेषता क्या, उद्देश्य क्या है, शैक्षिक व्यवस्था का उन्नयन होना सबसे पहली विशेषता मानी जाती है। सेकंड है कि मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का भी समुचित प्रयोग करना। आप देखोगे जो मानवीय जो है संसाधन है, साधन है, और भौतिक साधन है, उनका भी क्या करना, समुचित प्रयोग करना, ये इसकी सेकंड विशेषता मानी जाती है। तीसरी अगर मैं बात करूं, विद्यालय की समस्त समस्याओं का भी समाधान करना, ये विद्यालय संस्था प्रधान की जो हम देखेंगे योजना मानी जाती है। यानी कहने का मतलब कि विद्यालय की जो भी समस्या है उसका भी क्या करना, समाधान भी करना, और समाधान के साथ में जो जो लक्ष्य हमने बना रखे उसको भी लक्ष्य की प्राप्ति करना, ये मेन इसका तीसरा उद्देश्य। चौथा है संसाधन उपलब्धता के आधार पर गुणात्मक विकास करना। तो दोस्तों यही है कि जैसे मान लो आप देखोगे कि जैसे मेरी स्कूल है, मेरी स्कूल के अंदर आप देखोगे कि 10th क्लास के मैथ का टीचर हमारे स्कूल के अंदर नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं अब जैसे मैं बीएससी करके स्कूल के अंदर गया हूँ, क्योंकि हिस्ट्री का मैं टीचर भी हूँ, ठीक है। तो लेकिन मैंने बीएससी के अंदर मैथ पढ़ रखी है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा कि 10th क्लास के अंदर मैं बकायदा मैथ उनको पढ़ा लूंगा। तो दोस्तों कुल मिला के बाद यह है कि आप समझ में आ रहा, संसाधन उपलब्धता के आधार पर भी कैसे क्वालिटी मेंटेन रखना है स्कूल के अंदर। टीचर नहीं है तो कैसे दूसरे टीचर से आप उनसे मैथ पढ़वा सकते हो आराम से, क्योंकि उससे भी धीरे धीरे आप देखोगे कि क्वालिटी आने लग जाएगी। दोस्तों चौथा पॉइंट होना संसाधन उपलब्धता के आधार पर, जो जो आपके पास संसाधन आपके पास दे रखे हैं, जो टीचर आपके सामने अवेलेबल है, तो उस इनके आधार पर ही आप स्कूल के अंदर भी आप क्वालिटी मेंटेन, क्वालिटी अगर गुणात्मक विकास आप आराम से कर सकते हो। दोस्तों पांचवी चीज है सह शैक्षिक। आप देख रहे होंगे कि सह शैक्षिक गतिविधियों का प्रभावी क्या करना, आयोजन करना। क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं कि एक तो शैक्षिक जो है गतिविधियां होती है और एक सह शैक्षिक गतिविधि होती है। जैसे हम देखेंगे SUPW कैंप होते हैं, ठीक है, NS जो जितने NCC कैंप होते हैं, जयंतियां होती है, उत्सव होते हैं, ठीक है। और भी क्रिया हम देखेंगे कि एक कल्चर एक्टिविटी जो प्रोग्राम स्कूल के अंदर होते रहते हैं बहुत सारे, आप देखोगे तो उसका भी क्या करना है, एक प्रकार से क्या करना, प्रभावी आयोजन करना। क्या करना है, इसका प्रभावी आयोजन करना। नेक्स्ट है कि शिक्षक की स्वतंत्रता व सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करना। दोस्तों आप देखोगे जब तक टीचर के अंदर खुलापन नहीं आएगा, तो वो अपनी जो पढ़ाने की कला है वो भी उसको प्रदर्शित नहीं करेगा। कुल मिला के बात यह है कि शिक्षक की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और जैसे से उसके अंदर स्वतंत्रता आ जाएगी तो उसके अंदर ऑटोमेटिक आप देखोगे सृजनात्मकता का भी प्रभाव उसका धीरे धीरे उसका बढ़ेगा। तो दोस्तों छठा पॉइंट कौन सा है, शिक्षक की स्वतंत्रता व सृजनात्मकता को क्या करना, प्रोत्साहित करना, ये छठा पॉइंट इसका है। तो
हाँ दोस्तों ये हो गए। हम देखेंगे वापस से एक बार देख लेते हैं इसके उद्देश्य। सबसे पहले क्या उद्देश्य होना चाहिए कि शैक्षिक व्यवस्था क्या करना, सबसे पहले उन्नयन करना। सेकंड, मानवीय तथा भौतिक साधनों का भी समुचित प्रयोग करना। ठीक है। तीसरा हम देखते हैं विद्यालय की समस्त समस्याओं का भी क्या करना, समाधान करना। फोर्थ है कि संसाधन उपलब्धता के आधार पर ही क्या करना, क्वालिटी मेंटेन उसको करना, गुणात्मक विकास आपको करना। पांचवा है सह शैक्षिक गतिविधियों का भी प्रभावी रूप से क्या करना, आयोजन करना। और छठा है कि शिक्षक की स्वतंत्रता व सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करना। दोस्तों ध्यान रखना, जितना शिक्षक को खुलापन रखोगे वो उतना ही अच्छा आपको पढ़ाएगा भी और आपको हर चीजें समझाएगा, बताएगा और बिल्कुल एक प्रकार से एक आपको उस विषय के अंदर खो देगा। अगर उसके अंदर उसको आपने अगर स्वतंत्रता दे रखी है तो एक प्रकार से वो एक बहुत अच्छा टीचर और वो अच्छे से अच्छे वो चीजें आपको भी बताएगा। तो ये भी गुण आपके अंदर होना चाहिए कि संस्था प्रधान एक टीचर को एक प्रकार स्वतंत्रता, फ्रीडम भी आपको देनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं इसके अलावा। अब थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं संस्थागत नियोजन की। तो सबसे पहले सर्वप्रथम संस्थागत नियोजन की सिफारिश किसने की थी, सबसे पहले हम देखेंगे मुदालियर शिक्षा आयोग ने। किसने की थी, मुदालियर शिक्षा आयोग ने। हम देखेंगे कि सबसे पहले जो कि संस्थागत नियोजन की क्या की थी, सिफारिश की थी मुदालियर शिक्षा आयोग ने। किसने की थी, मुदालियर शिक्षा आयोग ने। मुदालियर शिक्षा आयोग ने सबसे पहले क्या की थी, इसकी सबसे पहले हम देखेंगे सिफारिश की, क्योंकि और उन्होंने विद्यालय समन्वयन योजना नाम रखा। क्या नाम रखा था उन्होंने, विद्यालय समन्वयन योजना इन्होंने क्या रखा था, नाम रखा था। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अपन देखते हैं कि शैक्षिक योजनाओं को सफल बनाने की शुरुआत कोठारी शिक्षा आयोग की सिफारिशों के बाद में प्रारंभ हुई थी। कुल मिला के बाद यह है तो शैक्षिक योजनाओं को सफल बनाने की शुरुआत है कोठारी शिक्षा आयोग के बाद में, हम देखते हैं सिफारिशों के बाद में प्रारंभ हो गई थी। उसके बाद राजस्थान में सबसे पहले अगस्त 1968 में विद्यालय योजना की रूपरेखा निर्धारित की और उसे क्या किया, प्रकाशित किया। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो 1968 के आसपास विद्यालय योजना की क्या रूपरेखा निर्धारित की गई और उसे क्या किया गया, हम देखते हैं प्रकाशित की गई थी। और 1972-73 में हम देखते हैं कि प्रत्येक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए विद्यालय योजना है वो क्या कर दी गई, अनिवार्य रूप से कर दी गई। दोस्तों एक बार वापस से अपन देख लेते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो जो मुदालियर आयोग ने उसने क्या किया, सबसे पहले हम देखते हैं कि सिफारिश सबसे पहले मुदालियर शिक्षा आयोग ने ही की थी। और कब की थी, हम देख 1952 के अंदर भी बनता है। और नाम देते हैं कौन से, क्या नाम देते हैं, विद्यालय समन्वयन योजना। क्या नाम दिया उन्होंने, विद्यालय समन्वयन योजना इन्होंने नाम रखा था। उसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे कोठारी आयोग आता है और कोठारी आयोग में हम देखते हैं कि सिफारिशें इनकी धीरे धीरे प्रारंभ होने लग जाती है। उसके बाद दोस्तों अपन देखते हैं राजस्थान की अगर बात करूं तो अगस्त 1968 के अंदर सबसे पहले जो विद्यालय योजना की रूपरेखा सबसे पहले निर्धारित करने की बात प्रकाशित की गई। और 1972-73 आते आते हम देखते हैं कि प्रत्येक प्राथमिक या फिर उच्च प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय क्या स्टार्ट किया गया, हम देखते हैं विद्यालय विकास योजना रूप से क्या कर दी गई, अनिवार्य रूप से ये कर दी गई थी। अब आगे देखते हैं सबसे पहले। हाँ अब दोस्तों संस्थागत नियोजन के प्रकार देखो, सबसे पहला जो प्रकार है वो कौन सा है, अल्पकालीन नियोजन। सेकंड है दीर्घकालीन नियोजन। कौन सा नियोजन, अल्पकालीन नियोजन यानी हम देखेंगे कम समय के लिए नियोजन, और दीर्घकालीन यानी हम देखेंगे 1 या 2 साल के बाद में नियोजन, यानी इसका प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले अल्पकालीन नियोजन यानी एक शैक्षिक सत्र के लिए बनाई गई योजना। ठीक है। जैसे मान लो अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ 2024-25 के लिए पढ़ाया है मैंने, तो यानी जुलाई के अंदर पूरी योजना बन जाएगी। एक शैक्षिक सत्र के लिए हम देखते हैं जो योजना बनती कौन सी कहलाती है, अल्पकालिक। और दीर्घकालिक होती जो एक से अधिक सत्रों के लिए योजना बनती है कौन सी कहलाती है, दीर्घकालिक जो कि योजना कहलाती है। यानी दोस्तों संस्था जो कितने प्रकार, 2 प्रकार के हम देखते हैं ये होते हैं। उसके बाद चलते हैं सबसे पहले इसके लाभ, संस्थागत नियोजन से लाभ क्या क्या होते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट वो है संसाधनों का क्या करना, अनुकूलित उपयोग करना। जो भी अपने पास संसाधन दे रखे उनका करना जो अनुकूलित उसका उपयोग करना, पहला क्या है इसका लाभ है। सेकंड, जो भी हम देखेंगे संस्थागत जो नियोजन है उसके क्या लाभ होने चाहिए, लक्ष्य परक हो, क्या हो, लक्ष्य परक हो। कोई भी आप योजना बनती है उसके लिए क्या होनी चाहिए, लक्ष्य परक आपके होनी चाहिए। भावी विशिष्ट चेतना भी इसके अंदर होनी चाहिए। सुधारात्मक प्रेरणा होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है। विद्यालय सुधार व विकास होनी चाहिए, सतत विकास होना चाहिए। प्रजातांत्रिक हम देखेंगे दृष्टिकोण होना चाहिए, क्योंकि आजकल प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण होगा तभी वो योजना सफल भी होती है। ठीक है ना। ठीक है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक व कार्यपरक योजना होनी चाहिए। समुदाय का सहयोग भी होना चाहिए। दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि संस्थागत नियोजन के लिए ये सारे लाभ है कि ये सब चीजें होनी चाहिए। आप देखोगे कि लक्ष्य परक हो, भावी विशिष्ट चेतना होनी चाहिए, सुधारात्मक प्रेरणा होनी चाहिए, विद्यालय सुधार और विकास होना चाहिए। तो सारी बातें आप देखोगे संस्थागत नियोजन के लाभ होने ये होते हैं। दोस्तों ये थे, आपको मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर बात करेंगे संस्थागत नियोजन का प्रारूप कितने खंडों में हम देखेंगे, 3 खंडों में। कितने खंडों में, 3 खंडों में, पहला, सेकंड और थर्ड। प्रथम खंड में क्या है कि यह विद्यालयों की सामान्य परिचयात्मक सूचनाओं क्या करता है, ये सूचना है परिचयन एक सूचना होता है। कैसे कि विद्यालय का नाम इसके अंदर होता है, प्रारूप होता है।
स्थिति होती है, नामांकन सूचना होती है, तो सारी बातें हम देखेंगे प्रथम खंड के अंदर आती है। सेकंड खंड के अंदर इस खंड में गत वर्ष के क्षेत्र के कार्य जो कार्यक्रमवार उपलब्धि क्या किया थी इसके अंदर विवरण किया थी। कहने का मतलब है कि जो सेकंड खंड है उसके अंदर हम देखेंगे गत वर्ष के क्षेत्र में जो जो कार्यक्रम उपलब्धियां है वो सारी किसमें क्या आती है, सेकंड खंड के अंदर इसके अंदर आती है। तीसरे की अगर बात करूंगा कि वर्तमान सत्र की जो कार्यक्रम वार योजना इसके अंदर आपको आती है। कहने का मतलब दोस्तों यही है कि पहला खंड सेकंड खंड कितने खंड होते हैं, 3 खंड होते हैं। पहले खंड के अंदर क्या आता है, विद्यालय की सामान्य जो परिचय जो सूचनाएं होती है किसमें आती है, प्रथम खंड के अंदर सामान्य रूप जो परिचय सूचनाएं होती है, जैसे विद्यालय का नाम है, स्थिति है, नामांकन है, ये सारी हम देखेंगे सबसे पहले खंड के अंदर आती है। सेकंड खंड के अंदर अपन देखेंगे कि गत वर्ष के क्षेत्र में जो जो कार्यक्रम उपलब्धि अपन ने विवरण दिया है वो सारा किसमें आता है, सेकंड खंड के अंदर। तीसरे खंड के अंदर वर्तमान सत्र की कार्यक्रम जो है कार्यक्रम बार जो भी योजना है वो सारी किसमें आती है, जो कि तृतीय खंड के अंदर ये आती है। उसको दोस्तों अपन चलते हैं, हाँ, संस्थागत नियोजन का क्षेत्र। कौन सा अगला टॉपिक हम देखेंगे, संस्थागत नियोजन का क्षेत्र। 4 क्षेत्र है। सबसे पहले शैक्षिक क्षेत्र, सह शैक्षिक क्षेत्र, भौतिक क्षेत्र और विविध क्षेत्र। कितने क्षेत्र हैं, 4 क्षेत्र। पहला कौन सा है, शैक्षिक क्षेत्र, सेकंड सह शैक्षिक क्षेत्र, तीसरा कौन सा, भौतिक क्षेत्र, और चौथा कौन सा है, विविध क्षेत्र। अब जो अपन देखते हैं शैक्षिक क्षेत्र के अंदर क्या क्या आता है, देखो शैक्षिक क्षेत्र का जिसमें हम देखेंगे कि शैक्षिक जो क्रियाएं होती है कौन कौन सी। सबसे पहले अध्यापक दैनिक डायरी शैक्षिक क्षेत्र में आती है। शिक्षण सामग्री का प्रभावी उपयोग ये शैक्षिक क्षेत्र में आता है। गृह कार्य जो भी हम गृह कार्य करते हैं वो किसमें आता है, शैक्षिक क्षेत्र के अंदर आता है। निदानात्मक शिक्षण होता है, ठीक है, जो जो हम देखते हैं जो शिक्षण होता है उसके अंदर क्या होता है, निदानात्मक शिक्षण भी हम देखते हैं शैक्षिक क्षेत्र के अंदर आता है। उपचारात्मक शिक्षण हम देखेंगे, पाठ्यक्रम का विभाजन भी इसी के अंदर आता है। उपचारात्मक शिक्षण भी हम देखते हैं इसी के अंदर आता है। विषय समिति होती है उसके अंदर भी हम देखेंगे ये सारी चीजें आती है। नामांकन जो वृद्धि होती है या फिर ठहराव होता है वो भी हम देखेंगे शैक्षिक क्षेत्र के अंदर आता है। वर्तनी सुधार हम देखेंगे, वर्तनी सुधार भी किसमें आता है। और सूत्री लेख जो भी श्रुति हम जो लेख लिखते हैं वो सारा किसमें आता है, हम देखेंगे शैक्षिक क्षेत्र के अंदर ही सारी चीजें आती है। कौन कौन सी चीजें आती है, सबसे पहले अपन देखेंगे, सबसे पहले अध्यापक दैनिक डायरी इसी के अंदर आती है। शिक्षण जो सामग्री सह सहायक जो सामग्री होती है उसका उपयोग वो किसमें आती है, हम देखेंगे इसमें गृह कार्य जो भी करते हैं शैक्षिक क्षेत्र में आता है। निदानात्मक शिक्षण भी इसी के अंदर आता है। उपचारात्मक शिक्षण भी हम देखेंगे इसी के अंदर आता है, ठीक है। पाठ्यक्रम का जो विभाजन करते हैं वो भी सारा हम सब अकॉर्डिंग हम शैक्षिक क्षेत्र में आता है। नामांकन वृद्धि और ठहराव भी हम देखेंगे कि नामांकन वृद्धि कैसे हो रही है, ठहराव कितना हो रहा है, वो सारा इसी के अंदर शैक्षिक क्षेत्र में आता है। वर्तनी सुधार बच्चा कर रहा है नहीं कर रहा, वो सब सही सारा कंप्लीट हम देखते हैं शैक्षिक क्षेत्र में आता है। श्रुति लेख लिख रहा है नहीं लिखा, अच्छा लेख जो भी हम देखते हैं वो लिख रहा है, ठीक है ना, तो किसमें आता है, सारा इसी के अंदर आता है। अब दोस्तों देखेंगे सह शैक्षिक क्षेत्र। कौन क्षेत्र, सह शैक्षिक क्षेत्र, जिसमें हम देखते हैं कि बच्चे का एक प्रकार से मानसिक जो है क्षेत्र है वो काफी इसके अंदर रहता है, मानसिक है, ठीक है, बोधात्मक मानसिक क्षेत्र के साथ हम देख विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटी होती है सारा इसके अंदर आता है। सबसे पहले प्रार्थना सभा है वो हम देखेंगे इसके अंदर आता है। गणवेश की सुधार है वो भी हम देख शैक्षिक क्षेत्र के अंदर आता है। तीसरा है स्काउट गाइड में जब बच्चा जाता है तो सर मतलब कहने का मतलब है कि एक्टिव जो रहता है, ठीक है ना, मानसिक रूप से, ठीक है, हम देखेंगे सामाजिक रूप से जो बच्चा एक्टिव रहता है, मनोवैज्ञानिक रूप से भी सारे वो सब किसमें आता है, हम देखेंगे सह शैक्षिक क्षेत्र में आता है। सांस्कृतिक हम देखेंगे जितनी भी कल्चर एक्टिविटी होती है सारी किसके अंदर आती है, सांस्कृतिक गतिविधियों के अंदर। SUPW है, ठीक है, SUPW कैंप, शारीरिक योग शिक्षक है, खेलकूद की व्यवस्था है, उत्सव जयंती का आयोजन है, चित्रकला भाषण संगीत है और बुक बैंक है, ये सब किसमें आता है, सह शैक्षिक क्षेत्र में आता है। अब देखते हैं जैसे अभी आप देखोगे कोई बच्चा मान लो स्काउट गाइड के अंदर आता है, कौन क्षेत्र में आ रहा है सारा, हम देखेंगे कि भाई ये सह शैक्षिक क्षेत्र में आता है, ठीक है। सांस्कृतिक स्कूल के अंदर प्रोग्राम एक्टिविटी चलते सारे बहुत सारे आप देखोगे तो सब किस में आती है कि भाई सह शैक्षिक क्षेत्र में आता है, ठीक है। अब फिर देखेंगे अभी खेल कूद होता है, भाई हम देखते हैं कि राजस्थान सरकार गेम करवाती है, किस क्षेत्र में आता है, सह शैक्षिक क्षेत्र के अंदर आता है। उत्सव जितने भी हम देखते हैं बहुत सारे उत्सव मनते हैं, जयंती आती है, किस क्षेत्र में आती है, तो सह शैक्षिक क्षेत्र के अंदर आती है, ठीक है। बुक बैंक है ही, चित्रकला भाषण संगीत जो भी रहता है सारा किसके अंदर आता है, इसी के अंदर आता है। प्रार्थना सभा भी है जो हम देखते हैं कि किसमें आती है, सह शैक्षिक क्षेत्र के अंदर ये आती है। अब दोस्तों बात करेंगे भौतिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, तीसरा कौन सा है, भौतिक क्षेत्र। पुस्तकालय निर्माण, छात्रावास निर्माण, फर्नीचर निर्माण, भवन निर्माण, पानी की टंकी, खेल का मैदान, आप देखोगे कि स्कूल के अंदर सब चीजें ये होती है। और भौतिक जो क्षेत्र होता है ये वृक्षारोपण है, साइकिलिंग स्टैंड है, प्रसाधन सुविधा है। कुल मिला के बाद दोस्तों हम देखेंगे एक प्रकार से भौतिक क्षेत्र भी जो कि विद्यालय संस्थागत नियोजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें हम देखेंगे एक पुस्तकालय भी होना चाहिए भाई, ठीक है, छात्रावास बच्चे रह रहे हैं, लड़कियों के लिए रूम होने चाहिए, निर्माण होना चाहिए भौतिक वो चीजें, ठीक है। तो हम देखेंगे अगर साइकिल रखनी है तो इसका स्टैंड अलग से होना चाहिए, पानी की टंकी होनी चाहिए, ठीक है, फर्नीचर भी व्यवस्था होनी चाहिए,
ठीक है, बच्चे के बैठने के लिए क्या चाहिए, हम देखें कुर्सी टेबल चाहिए, वो होनी चाहिए। वृक्षारोपण के लिए भी अलग से आप देखोगे पेड़ लगे होने चाहिए। ठीक है, और प्रसाधन जो सुविधा, प्रसाधन जो कि हम देखते हैं वॉशरूम जाते हैं उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। कुल मिला के दोस्तों अगर मैं बात करूंगा, एक प्रकार से कौन सा क्षेत्र कहलाता है, भौतिक क्षेत्र ही कहलाता है। पहला कौन सा क्षेत्र है, शैक्षिक क्षेत्र, सेकंड है सह शैक्षिक क्षेत्र, और तीसरा कौन सा, भौतिक क्षेत्र। ये हम जानने का प्रयास किए। इसके बाद दोस्तों अपन बात करेंगे विविध क्षेत्र। कौन क्षेत्र है, विविध क्षेत्र। इसमें राष्ट्रीय महत्व के क्रियाकलाप को शामिल इसके अंदर किया जाता है। जो भी हम देखें, जो भी राष्ट्रीय महत्व के क्रियाकलाप होते हैं वो किसमें आता है, हम देखेंगे विविध क्षेत्र के अंदर ये आता है। दोस्तों ये था 4 क्षेत्र मैंने आपको बताया। देखो कौन कौन से, एक बार वापस से, सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं, हाँ, शैक्षिक क्षेत्र, सह शैक्षिक क्षेत्र, भौतिक क्षेत्र और विविध क्षेत्र। सबसे पहले अगर बात करूंगा शैक्षिक क्षेत्र में, अध्यापक, दैनिक डायरी, शिक्षण सहायक सामग्री, गृह कार्य, निदानात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है, विषय समिति, नामांकन वृद्धि ठहराव, वर्तनी सुधार और श्रुति लेख, सब किस्म के अंदर आता है। हम देखेंगे कि जो शैक्षिक क्षेत्र के अंदर और सह शैक्षिक के अंदर प्रार्थना सभा, गणवेश सुधार, जो भी हम देखते हैं एक्टिविटी जो भी सॉरी सारी होती है, स्काउट गाइड, सांस्कृतिक गतिविधियां, SUPW, शारीरिक योग शिक्षा, खेलकूद की व्यवस्था, उत्सव व जयंतियों का आयोजन, चित्रकला, भाषण, संगीत, बुक बैंक, ये सारे हम देखेंगे शैक्षिक क्षेत्र के अंदर आता है। और भौतिक क्षेत्र में पुस्तकालय निर्माण हुआ, छात्रावास निर्माण हुआ, फर्नीचर निर्माण हुआ, भवन निर्माण हुआ। ठीक है, उसके अलावा अपन देखेंगे पानी की टंकी हुई, खेल का मैदान हुआ, वृक्षारोपण हुआ, साइकिल स्टैंड है, ये सब चीजें आप देखोगे स्कूल के अंदर सारी चीजें आपको नजर आएगी। अगर ये क्षेत्र, ये चीजें मिल रही है क्षेत्र, मतलब कुल मिला के बात है, तो एक प्रकार से संस्थागत नियोजन का ये संस्थागत जो संस्था जो प्रधान उसका निर्णय है कि सब चीजें ये आपकी होनी चाहिए। और ये कैसे इसकी प्लानिंग ये आगे बना रहा है, सारी योजना बनाता है, ये सब चीजें आपके स्कूल के अंदर, ये सब चीजें आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे विविध क्षेत्र। हाँ, इसके अलावा दोस्तों हम देखेंगे संस्थागत नियोजन की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया है, संस्थागत नियोजन की प्रक्रिया कैसे कैसे। सबसे पहले हम देखेंगे क्या होता है, सबसे पहले विश्लेषण करना। कोई भी घटना होती है उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, विश्लेषण। सेकंड, सर्वेक्षण करो। फिर तीसरा कौन सा है, कार्यक्रम है। फिर इसका क्रियान्वयन करो, लास्ट में क्या उसका मूल्यांकन करो। 5 दोस्तों अपन देखेंगे संस्थागत नियोजन क्या होती है, प्रक्रिया होती है। सबसे पहले अपन देखेंगे विश्लेषण करना। क्या करना, विश्लेषण करना। क्या क्या कब समस्या है, विश्लेषण करो, पहले क्या समस्या है स्कूल के अंदर, क्या क्या अपने आप देखो। फिर उसका क्या करो, सर्वेक्षण करो। क्या करो, सर्वेक्षण करो। फिर लास्ट में अपन देखेंगे कि भाई सर्वेक्षण कर लिया, आप धीरे अब इसको उतारना है तो कार्यक्रम बनाओ कि क्या क्या ये आपने जरूरत है, क्या क्या आपने जरूरत नहीं है। कार्यक्रम बना के आप देखोगे कि फिर इसको क्रियान्वयन करो। क्या करो, क्रियान्वयन करो। और क्रियान्वयन के साथ में हम देखेंगे लास्ट में क्या करो, उसका मूल्यांकन करो। ये 5 अब आप देखोगे 5 इसके जो कि प्रक्रिया इसकी मानी जाती है। पहला कौन सा है, विश्लेषण करना। सेकंड, सर्वेक्षण करना। तीसरा, कार्यक्रम। फोर्थ, क्रियान्वयन। और 5वां कौन सा है, मूल्यांकन। ये महत्वपूर्ण आप देखोगे प्रक्रिया मानी जाती है। ठीक है, हाँ दोस्तों ये था कि संस्थागत नियोजन के बारे में। मैं समझता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा, तो एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं और उसके साथ अपन उसके बाद में क्या करेंगे, क्वेश्चंस आपके सामने करेंगे। तो टॉपिक अपन पढ़ रहे थे संस्थागत नियोजन। क्या है, संस्थागत नियोजन। कुल मिला के बात यह है कि संस्था प्रधान ही उस प्लानिंग को साथ लेते हुए, उस उद्देश्य के साथ लेते हुए, नियोजन साथ में नियोजन प्लानिंग बनाते हुए उसकी समस्याओं का समाधान कैसे कर सके, यही संस्थागत नियोजन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे कि संस्था का जब किसी संस्था के उद्देश्य की पूर्ति हेतु नियोजन ये देखकर किया जाए कि समस्याओं का समाधान भी हो सके, तो इसको क्या बोलते हैं, संस्थागत नियोजन कहते हैं। विद्यालय प्लस जो विद्यालय के लिए जो योजना बनती है, किसके लिए योजना बनती है, सारी विद्यालय के लिए अंदर जो योजना बनती है क्या कहलाती है, संस्थागत योजना कहलाती है। और कुछ परिभाषा आपके दे रखी है। जॉन मिलेट साहब ने कहा है कि योजना भावी कार्यक्रम क्या है, बुद्धिमत्तापूर्ण तैयारी। क्या है, योजना भावी कार्यक्रम की क्या है, बुद्धिमत्तापूर्ण तैयारी है। मेसी ने क्या है कि संस्थागत नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधक उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या हो, विकल्प खोजता है। तीसरा है, फ्रैंकलिन ने कहा कि संस्थागत नियोजन शिक्षा सुधार की यात्रा में एक मील का पत्थर भी है। फिर दोस्तों अपन देखिए, उद्देश्य शैक्षिक व्यवस्था का उन्नयन करना, मानवीय तथा बौद्धिक संसाधनों का समुचित प्रयोग करना। तीसरा है, विद्यालय की समस्त समस्याओं का समाधान भी करना। इसके मेन उद्देश्य है संस्थागत उपलब्धता के आधार पर क्या करना, क्वालिटी यानी क्वालिटी मेंटेन रखना। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल स्कूलों के अंदर आप जाओगे कि भाई खुद का सब्जेक्ट नहीं है तो कोई टीचर उसके बाद इसके दूसरे टीचर में रुचि नहीं लेता। लेकिन अगर संस्था प्रधान अगर सच में अगर वो प्लानिंग के साथ में काम कर रहा है, चलो ठीक है टीचर नहीं है तो मैं कैसे इस टीचर से आप देखोगे कि मैं पढ़वा सकता हूँ, क्योंकि मैथ नहीं है तो मैथ पढ़वा सकता हूँ। वो सारा पूरा संस्था प्रधान ही सारा करता है। और वो कैसे प्लानिंग बनाता है वो सारा कंप्लीट आप देखोगे कि स्कूल के अंदर संस्था प्रधान ही एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में आगे बढ़ता है और कैसे अपने अधीनस्थों से काम करवाकर और बिल्कुल शालीनता से विनम्र होकर सब चीजें स्कूल के अंदर जो समस्या है, उद्देश्य जो समस्या उस समस्याओं के निजात पाकर कैसे उस विद्यालय की उद्देश्य की जो उद्देश्य बनाता है वो उसको कंप्लीट करने का काम भी हम देखते हैं संस्था प्रधान, या फिर अगर मैं बात करूं एक प्रकार से प्रिंसिपल ही रूप में ये कार्य करता है। शिक्षक की स्वतंत्रता व सृजनात्मकता को क्या है ना, प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट देखेंगे संस्थागत नियोजन का प्रारंभ
संस्थागत नियोजन का प्रारंभ सिफारिश मुद्रालित शिक्षा आयोग ने किया, जिसका नाम विद्यालय सम्मेलन योजना नाम रखा। शैक्षिक योजनाओं को सफल बनाने की सबसे शुरुआत कोठारी शिक्षा आयोग ने की थी और सिफारिशों के बाद में प्रारंभ हुई थी। इसके बाद राजस्थान में अगस्त 1968, कब थी? 1968, 1968 में विद्यालय विद्यालय की योजना रूपरेखा निर्धारित की और उसे क्या किया? प्रकाशित किया। 72-73 में प्रत्येक प्रारंभिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए विद्यालय योजना क्या हुई? अनिवार्य रूप से हो गई। उसके बाद प्रकार अल्पकालीन नियोजन, दीर्घकालीन नियोजन। अल्पकालीन यानी एक सत्र के लिए, दीर्घकालीन यानी एक से अधिक सत्र, शैक्षिक योजना सत्र बनाने के लिए। उसके बाद में लाभ, संसाधनों का अनुकूलित, जो कि अनुकूलित उपयोग है, लक्ष्य पर होना चाहिए। लाभ से भावी और विशिष्ट चेतना बढ़ेगी, सुधारात्मक प्रेरणा आएगी, विद्यालय सुधार योजना विकास होगा, सतत विकास होगा, इससे प्रजातंत्र दृष्टिकोण बढ़ेगा, प्रशासन वैज्ञानिक कार्यपरक होना चाहिए, समुदाय का सहयोग इसके अंदर होना चाहिए। इसके लाभ है। नेक्स्ट देखेंगे, 3 खंड है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम खंड, सेकंड खंड और तृतीय खंड। इसके 3 खंड है। विद्यालयों की सामान्य जो कि परिचय सूचना इसके अंदर होती है। सेकंड खंड के अंदर गत वर्ष के क्षेत्र के कार्यक्रम की उपलब्धियां होती है, जबकि तृतीय खंड के अंदर वर्तमान सत्र की कार्यक्रम की योजना सारी होती है। संस्थागत क्षेत्र शैक्षिक क्षेत्र है, शैक्षिक क्षेत्र, भौतिक क्षेत्र और विविध क्षेत्र। शैक्षिक क्षेत्र के अंदर सबसे पहले अध्यापक दैनिक डायरी होती है, शिक्षण सामग्री में प्रभावी उपयोग होता है, गृह कार्य, निदात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है, पाठ्यक्रम विभाजन, विषय समिति, नामांकन वृद्धि, ठहराव, वर्तनी सुधार और श्रुति लेख भी हम देखते हैं कि ये सारा सब चीजें इसी के अंदर आती है। शैक्षिक के अंदर प्रार्थना सभा, गणवेश सुधार, स्काउट गाइड, सांस्कृतिक गतिविधियां, एसयूपीडब्ल्यू, शारीरिक योग शिक्षक, खेलकूद की व्यवस्था, उत्सव व जयंतियों का आयोजन, चित्रकला, भाषण, संगीत आदि बुक बैंक, ये सारे हम देखेंगे शैक्षिक क्षेत्र के अंदर ये सारी मामला आता है। इसके बाद भौतिक क्षेत्र है, पुस्तकालय निर्माण, छात्रावास सुविधा, फर्नीचर, भवन, पानी की टंकी, खेल का मैदान, वृक्षारोपण, ये सारा हम देखेंगे भौतिक क्षेत्र के अंदर ये सारा आता है। इसके बाद विविध क्षेत्र, राष्ट्रीय महत्व में क्रियाकलापों को इसमें शामिल किया गया है। दोस्तों ध्यान रखना, संस्थागत नियोजन का ये प्रक्रिया पढ़ लेना। सबसे पहले विश्लेषण करना है, सर्वेक्षण, कार्यक्रम, क्रियान्वयन और मूल्यांकन। आप देखोगे ये 5 पॉइंट आपको बिल्कुल क्रमवार ये याद होने चाहिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ, पहला जो पॉइंट है वो है, क्वेश्चन से आप देखोगे कि भाई संस्थागत जो नियोजन है, शिक्षा सुधार की यात्रा में एक मील का पत्थर, ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? तो पहला ऑप्शन है MP बुचर, कुंच, EWC फ्रैंकलिन और फोर्थ है पिफनर। तो आप फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपको मैंने अच्छे से करवा रखा है कि भाई जो परिभाषा पढ़ाया था मैंने क्लियर की, भाई शिक्षा सुधार की यात्रा में एक मील का पत्थर वो क्या है, हम देखेंगे कि फ्रैंकलिन, किसने बताया था? फ्रैंकलिन ने ये स्टेटमेंट ये बताया था। उसके बाद हम देखेंगे संस्थागत नियोजन कैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए संस्थागत नियोजन? सबसे पहले लचीला होना चाहिए, सेकंड है समस्या केंद्रित होना चाहिए, विद्यालय के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों आप देखोगे कि कोई भी अगर संस्था को चलाना हो तो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आप स्कूल चला रहे हो, संस्था चला रहे हो, और प्लानिंग भी इस तरह से रखें कि आपकी क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। दोस्तों पहला बिल्कुल सही है। सेकंड, समस्या केंद्रित, बिल्कुल ये तो अपन पढ़ी रहे, समस्या केंद्रित होना चाहिए नियोजन भी, और विकास सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। दोस्तों कुल मिला के बात है क्या है, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा है संस्थागत नियोजन एवं एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधक उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए कार्य पूर्ति, उद्देश्य पूर्ति के विकल्प खोजता है। यह कथन किसका है? पहला पॉइंट है JB सीयर्स, सेकंड है JD मुने, तीसरा है प्रोमेसी और चौथा है पिफनर। क्या है? पिफनर। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम देखेंगे कि मैंने आपको अच्छे से प्रोमेसी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम विद्यालय योजना की अभिशंसा किस आयोग ने की थी? ठीक है, भारत में सर्वप्रथम विद्यालय योजना की अभिशंसा किस आयोग ने की थी? पहला है कोठारी आयोग, सेकंड है मुदालियर आयोग, तीसरा है ट्रांजैक्शनल आयोग, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप देखोगे कि मुदालियर आयोग ने हम सबसे पहले विद्यालय विकास योजना की अभिशंसा इन्होंने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, संस्थागत नियोजन कितने क्षेत्रों में विभक्त है? संस्थागत नियोजन हम देखें कितने क्षेत्रों में विभक्त है, तो अपन देखेंगे दोस्तों कितने क्षेत्रों में, 4 क्षेत्रों के अंदर मैंने आपको बताया था कौन कौन से। सबसे पहले अगर बात करूंगा शैक्षिक क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र, सहशैक्षिक क्षेत्र, सहशैक्षिक क्षेत्र, तीसरा अपन देखेंगे भौतिक क्षेत्र, भौतिक क्षेत्र, भौतिक क्षेत्र, और फोर्थ अगर अपन देखेंगे विविध क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? विविध क्षेत्र, विविध क्षेत्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, राजस्थान शिक्षा विभाग के अनुसार विद्यालय योजना कितने खंडों में बनाई गई जाती है? तो मैंने आपको अच्छे से बताया था कितने खंडों के अंदर, 3 खंडों के अंदर। आप देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 खंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद,
राजस्थान में सभी विद्यालयों में विकास विद्यालय नियोजन कब से अनिवार्य रूप से किया गया? ऑप्शन है 71, 72, 72, 73, 68, 68 से 74 और 74 से 75। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे 1972 और 73 से ये सबसे पहले हम देखेंगे प्रारंभ किया गया था। फिर देखते हैं राजस्थान में विद्यालय योजना कब से चल रही है? 66, 67, 68, 60 या फिर 69, 69। तो हम देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 68 इसका आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, एक विद्यालय के सुधार हेतु संस्थागत योजना तैयार में आवश्यक सोपानों को उपयुक्त क्रम का चयन आपको करना है। उससे पहले हम देखें, पहला है योजना निर्माण। पहले योजना निर्माण तो बनती नहीं है। सेकंड, विभिन्न संस्थाओं एवं सामग्री का आकलन। ठीक है। थर्ड है योजना की क्रियान्विति। चौथा है आवश्यकताओं का सर्वेक्षण। और पांचवा है योजना का आप देखोगे मूल्यांकन। तो आप फटाफट बताइए इसका आंसर। मैंने आपको अच्छे समझाया था कि 5 इसकी प्रक्रिया होती है, कौन कौन सबसे पहले अपन देखेंगे। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए फटाफट इसका आंसर। तो अपन देखेंगे सबसे पहले क्या करते हैं, उसका विश्लेषण क्या करते हैं, विश्लेषण करते क्या करते हैं सबसे पहले आप देखो कि विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण करते हैं। उसके बाद विश्लेषण के बाद हम देखेंगे क्या करते हैं, सर्वेक्षण। क्या करते हैं, सर्वेक्षण। जब सर्वेक्षण हो जाता है यानी आकलन हो जाता है, उसके बाद अपन देखेंगे कि इसके बाद में हम देखते हैं कि कार्यक्रम बनता है। क्या बनता है, कार्यक्रम की रूपरेखा बनती है। और जब कार्यक्रम डिसाइड हो जाता है उसके बाद हम देखेंगे कि क्या बनता है उसके बाद में, क्रियान्वयन होता है। क्या होता है उसका, क्रियान्वयन होता है। और क्रियान्वयन के बाद में लास्ट में क्या होता है, मूल्यांकन होता है। क्या होता है, मूल्यांकन। तो आप फटाफट बताइए इसके अंदर। सबसे पहले योजना निर्माण तो आएगा ही नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले सर क्या होगा, सर्वेक्षण हो। क्या होगा, सर्वेक्षण। क्या होगा, सर्वेक्षण। फिर सेकंड, विभिन्न संसाधनों एवं सामग्री। क्या होगा, आकलन। क्या होगा इसका, आकलन होगा। 4, 2। ठीक है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कार्यक्रम योजना का क्या बनेगा, निर्माण बनेगा। क्या होगा, निर्माण होगा। तीसरा पॉइंट हो गया, पहले विश्लेषण हुआ, सेकंड सर्वेक्षण, आकलन होगा। सर्वेक्षण मतलब आकलन। फिर योजना का निर्माण बनेगी, पहला पॉइंट। फिर उसके बाद में क्रियान्वयन होगा, क्रियान्विति हो गई। ठीक है। उसके बाद में लास्ट में मूल्यांकन, लास्ट में योजना का मूल्यांकन। तो ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा। सबसे पहले अपन देखेंगे एक तो फोर्थ है, सर्वेक्षण आ गया, आकलन हो गया, योजना का निर्माण बन गया, तीसरा कौन सा, क्रियान्वयन हो गया, और पांचवा क्या है, मूल्यांकन। दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, सी इसका आंसर आपको नजर आ रहा होगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इसके अलावा प्रार्थना सभा संस्थागत नियोजन किस क्षेत्र का भाग है? तो मैंने आपको बताया था जितने जो कि एक तो शैक्षिक क्षेत्र होता है, एक शैक्षिक क्षेत्र होता है। और मैंने आपको बिल्कुल लिखाया था अभी कि प्रार्थना सभा किसके अंदर आता है। पहला पॉइंट है शैक्षिक, पाठ्य सहगामी, कठोर या लोकतांत्रिक। तो आप देखो कि पाठ्य सहगामी के अंदर ये सारा आता है, सहगामी। ठीक है ना, पाठ्य सह यानी शैक्षिक क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ, संस्थागत नियोजन के सह शैक्षिक क्षेत्र की कौन सी गतिविधि नहीं है। ठीक है, कौन सी गतिविधि नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जितने भी कल्चरल, साहित्यिक, पुस्तकालय, वाचनालय, सारा हम देखते हैं कि किसके अंदर आते हैं, सारा संस्थागत नियोजन की सह शैक्षिक क्षेत्र में आता है। पहला पॉइंट है सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम, सेकंड है पुस्तकालय या वाचनालय, तीसरा है एमडीएम, या फोर्थ है लेख या फिर वर्तनी सुधार। तो आप देखोगे कि मैंने आपको करवा रखा, तीनों तो किसमें आते हैं, हम देखते हैं कि तीनों किसमें आते हैं, सह शैक्षिक के अंदर आते हैं। किसमें आते हैं, सह शैक्षिक के अंदर। और जबकि अपन देखेंगे कौन सा नहीं आता, नहीं, हम देखेंगे लेख और श्रुति लेख किसके अंदर आता है सारा, ये शैक्षिक क्षेत्र में आता है। किसमें आता है, शैक्षिक क्षेत्र के अंदर ही सारा आता है। आपको मैंने आपको दिखा रखा है। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद में, शैक्षिक क्षेत्र नियोजन है। क्या है, शैक्षिक क्षेत्र का नियोजन है, शैक्षिक क्षेत्र नियोजन है। तो पहला पॉइंट है लक्ष्य आधारित, समन्वित प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अपन देख रहे हैं कि शैक्षिक नियोजन क्यों होता है, क्योंकि लक्ष्य आधारित होना चाहिए, समन्वित प्रक्रिया होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, सतत प्रक्रिया होनी चाहिए, और लास्ट है उपयुक्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एनसीसी, एसयूपीडब्ल्यू कैंप, पीटीएम, इको क्लब शैक्षिक नियोजन किस क्षेत्र के अंदर शामिल है। तो पहला पॉइंट इजी सा है, भौतिक संसाधनों का नियोजन, शैक्षिक क्षेत्र, सह शैक्षिक क्षेत्र, या फिर विविध क्षेत्र। तो फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो मैंने आपको अच्छे से बता रखा था कि 4 क्षेत्र होते हैं, शैक्षिक क्षेत्र, सह शैक्षिक क्षेत्र, भौतिक क्षेत्र, और एक विविध क्षेत्र। और सबसे पहले हमने बताया था कि जो एक्टिविटी होती है, जितनी भी एनसीसी, एसयूपीडब्ल्यू कैंप होते हैं, प्रार्थना सभा होती है, ठीक है, जयंती या उत्सव होते हैं, सब किसके अंदर आते हैं, पीटीएम है, ये सारा किसमें आता है, सह शैक्षिक क्षेत्र के अंदर ये आता है। दोस्तों ये था। ठीक है। अब हाँ, तो ये अपना टॉपिक कंप्लीटली होता है, ये अपना टॉपिक कंप्लीटली हुआ, और इसमें अपन ने जाना कि कैसे
अपन ने अच्छे से समझने की कोशिश की है संस्थागत नियोजन के बारे में। तो मैंने ये कंप्लीट आज ही होता है। तो दोस्तों, स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके अंदर जो अपन स्कूल मैनेजमेंट करा रहे हैं उसकी 15वीं क्लास आज कंप्लीट होती है। यानी अब दोस्तों जो टॉपिक्स रह गए हैं, 4 टॉपिक्स आपके रह गए हैं। ठीक है, मैंने आपको जो कल की क्लास ली थी उसके अंदर मैंने आपको सारा बता दिया था कि अपन जो व्याख्या प्लस प्रश्न जो भी क्वेश्चन है और सारे जो भी रिवीजन, ये सारा तीनों अपन साथ लेते हुए स्कूल मैनेजमेंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों बहुत ही जल्द आपकी स्कूल मैनेजमेंट की क्लासेस भी खत्म होने वाली है। दोस्तों बनाए रखिए, रजत खंडेलवाल परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका अभिनंदन है। और इसी के साथ आप देखोगे कि जो फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहा है उनको अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।